2. Relevant costing. Excuse me. Relevant costing. असल में मेरे दोस्तों बाकी तमाम बॉडीज ने रेलिवेंट कॉस्टिंग को डिसीजन मेकिंग का ही पार्ट रखा हुआ है. बाकी बॉडीज की बुक्स में सिलेबस में रेलिवेंट कॉस्टिंग इज नॉट अ सेपरेट चैप्टर, इट्स अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग. आई कैप ने अपने सिलेबस में अपने स्टडी टेक्स्ट में रेलिवेंट कॉस्टिंग को स्प्लिट किया है डिसीजन मेकिंग से. ठीक है, डिटैच किया. लिखें रेलिवेंट कॉस्टिंग major role is relevant costing major role is relevant costing major role is in decision making. Whenever we make a decision, we have to take whenever we make a decision we have to take relevant cost we have to take relevant cost in our consideration. As we know, there are 5 types of costs. As we know, there are 6 types of cost incurred in factory. There are 6 types of cost incurred in factory. Descending order में लिखें. Direct material, direct labor, direct expense, indirect material, indirect labor, indirect expense. And 5 types of cost are incurred in head office. And 5 types of costs are incurred in head office. Number 1, admin cost. Number 2, selling cost. Number 3, distribution cost. Number 4, finance cost. Number 5, research and development cost. Research and development cost. लिख लिया बच्चों. Now we have to make some rules. Go through कर लें. Now we have to go through some rules for relevant cost determination. हेडिंग बनाएं.
relevant cost of direct material, relevant cost of direct material. बुक्स ओपन कीजिए प्लीज. रेलिवेंट कॉस्टिंग का पेज ओपन करें. पेज नंबर 549. क्या लिखा है? डायरेक्ट रॉ मटेरियल पेज नंबर जी 549. 549 जरा देखें क्या लिखा हुआ. रेलिवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल. पहले इस फ्लो चार्ट को आप रीड कीजिए, फिर मैं समझाऊंगा. फ्लो चार्ट रीड कीजिए, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. जी अच्छा, डिसीजन मेकिंग में रोज मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ. कभी कोई फीमेल आपके साथ होती है, कभी कोई होती है. अब मैं आपको फाइन करूंगा या फिर मैं आपको पनिश करूंगा, ठीक है. रेलिवेंट कॉस्टिंग में आपने ये नहीं देखना कि प्रैक्टिकली कॉस्ट इनकर हो रही है या नहीं. आपने ये देखना है कि इस कॉस्ट का थीम क्या है. इंट्रो में आपने देखा जब हमने कॉस्ट को, एक्सपेंस को डिफाइन करते हैं तो सैलरीज होती है, रेंट होता है, इंश्योरेंस होती है. उसके बाद कुछ एस्टिमेटेड कॉस्ट स्क्रीन पर नजर आती हैं. प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, डेप्रिसिएशन. फिर कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस नजर आते हैं, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट. यानी पिक्चर चेंज होती जाती है. अभी तक कॉस्ट का जो नेचर या जो बिहेवियर, जो थीम आपके जहन में है, डिसीजन मेकिंग करते हुए इसमें एक ट्विस्ट आएगा. लगेगा आपको ऐसे ही, सर कॉस्ट तो इनकर नहीं हो रही, आप डिसीजन मेकिंग में कह रहे हैं कि कॉस्ट इनकर होगी. तो थोड़ा सा आपने ना अपना व्यू चेंज करना है. ध्यान से सुनना है मैं क्या कह रहा हूं. मटेरियल आगे क्या लिखा हुआ है? आउट ऑफ स्टॉक, इन स्टॉक. अब स्टोरी क्या होती है, आपने कोई प्रोडक्ट बनाना हो तो उसमें रिसोर्स की जरूरत होती है, और पहला रिसोर्स क्या चाहिए होता है? मटेरियल. अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप कि जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं क्या वो स्टॉक में है या नहीं है. क्या आंसर आया? आउट ऑफ स्टॉक, यानी स्टॉक में नहीं है. प्यारे भाई आपने ठीक नहीं होना, क्या ख्याल है? मैं रोज आपको आइडेंटिफाई करता हूं दोस्त. ट्रैफिक में रोज फंसती हो यार, वार्डन हो यार. वार्डन रोज फंसता है, बाकी पब्लिक तो निकल ही आती है. प्लीज टाइम पे आया करें, तशरीफ रखें. अब मैं ये नहीं कह सकता आप टाइम पे आए या लेट आए, हमें आपसे प्यार है. क्रिकेट टीम के लिए तो आपने कह दिया तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है. क्या वो तो पहले ही बोल रहा है यार, उसकी क्या जरूरत है आगे से. जिस मटेरियल की आपको जरूरत है अगर वो स्टॉक में नहीं है तो कहां जाएंगे उस मटेरियल को लेने? मार्केट. मार्केट जो कीमत लेती है उसे कहते हैं करंट परचेज प्राइस, और अकाउंटिंग की दुनिया में उसे कहते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट.
तो लिखें रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ करंट परचेज प्राइस। क्या लिखा? करंट परचेज प्राइस। तो रिप्लेसमेंट को सी कहते हैं भाई। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का आसान नाम क्या है? करंट परचेज प्राइस। अब इस बात को पहले रियल लाइफ में देखते हैं। इन स्टॉक का मतलब हमारे पास पहले से मौजूद है भाई, ऐसी ही है। अब होता क्या है, घर में अब्बा जी कोई आइटम लेकर आए, मसलन सेल लगी हुई थी जे डॉट पे, वो आपके लिए 5-7 सूट ले आए। प्लीज जरा समझ लें, मजाक बाद में कर लेंगे, ठीक है? टॉपिक टेक्निकल है। कुछ लोगों को हर मेरे जुमले में ना आमद होती है, तो अगर मैं उनकी आमद सुनता रहूंगा फिर मैं पढ़ा नहीं सकूंगा। तो काइंडली थोड़ा सा ना वो अपने आप को कंट्रोल किया करें, प्लीज, रिक्वेस्ट है। अब्बा जी कुछ सूट लेकर आए और आपने कहा लो यार अब तो रोज एक नया सूट बदलेंगे। यार प्लीज पढ़ाने दीजिए, मैं फिर डांटूंगा, ठीक है? दोस्ती को उस वक्त तक यूज करना जब तक वो हमारे लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट करे। ये हाई जाए ना, जरा अपने अंदर रखे। अब ना हो 1.5 घंटे वरना मैं आपको क्लास से निकाल दूंगा, आई मीन इट। आपने कहा कि रोज एक सूट बदलते हैं। अब आपने रोज एक सूट लिया और चेंज करना शुरू कर दिया, दोस्तों के साथ निकल गए। अम्मा जी ने कहा कि यही क्या कर रहे हो, इतना खर्चा? तो आपने कहा खर्चे की क्या बात है, ये तो पहले से पड़े हुए हैं। तो अब वालदा क्या कहेंगी? पहले से पड़े हुए तो हैं लेकिन इन पे भी पैसे लगे हैं, इन पर भी पैसे लगे हैं। तो ये मत समझे जो चीज स्टॉक में हो उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसकी हमने एक कीमत दी होती है। उस कीमत को कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। क्या कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय हिस्टोरिकल कॉस्ट? रजिस्टर पे पहले लिखें रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अब्दुल्ला माइंड नहीं करना यार, मजबूरी है मेरी। बच्चे बाद में क्लास से कहते हैं कि आप अब्दुल्ला को कुछ नहीं कहते। प्लीज प्लीज खामोश। रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है? रिप्लेसमेंट कॉस्ट लिखें करंट परचेज प्राइस। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मीन करंट परचेज प्राइस। अब लिखें हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट पेड इन पास्ट। पास्ट में जो आपने कीमत दी है उसे क्या कहते हैं? बोले हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल वर्ड कहां से निकला है? हिस्ट्री से। हिस्ट्री मीन पास्ट, हिस्ट्री मीन पास्ट। पढ़ें क्या लिखा हुआ है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट किसे कहते हैं और हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब अगला क्वेश्चन, जिस मटेरियल की हम बात कर रहे हैं अगर वो स्टॉक में है तो फिर एक क्वेश्चन पूछेगा डिसीजन मेकर, जिसने डिसीजन लेना है, क्या उस मटेरियल का बिजनेस में रेगुलर यूज है या ऑब्सोल्यूट यूज है? ऑब्सोल्यूट यूज का मतलब रेयर यूज। कौन सा यूज? व्हाट डू मीन बाय रेयर यूज? कभी कभार यूज होना। और रेगुलर यूज रूटीन में यूज होना, डेली यूज होना। रेगुलर यूज के साथ स्लैश करके लिखें कंटिन्यूअस यूज। जैसे कह रहा हूं वैसे ही लिखें, रेगुलर यूज के साथ कंटिन्यूअस यूज स्लैश एसेंशियल कंपोनेंट। एसेंशियल कंपोनेंट, ये वो वर्ड्स बोल रहा हूं जो एग्जामिनर यूज करता है बच्चों। क्या लिखा है? एसेंशियल कंपोनेंट्स नेसेसरी फॉर द बिजनेस। बिजनेस के लिए नेसेसरी है, इसके बगैर गुजारा नहीं होगा। अब ये वर्ड्स याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देखें क्या आएगा। पहली चीज, जिस मटेरियल की बात कर रहे हो वो स्टॉक में है या नहीं है। देखो कहां तुम्हारी लाइफ इजी रही,
जो चीज़ स्टॉक में नहीं है उसमें हमारी लाइफ इजी है। कैसे? डोर ओपन हुआ, ऑफिस बॉय आया, ऑफिस बॉय ने आकर अनाउंस किया, सर 0 मीटर प्राडो जो है, जो बाहर ब्लैक कलर की थी, चोर उसे ले गए। मैं आप शायद उसकी बात को सुने भी ना, वजह हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हमें टेंशन भी नहीं। अच्छा, अब दूसरा ऑफिस बॉय आया, कहता है 1980 के ज़माने की एक होंडा 70 कोई चोर ले गया, एक भी स्टूडेंट नहीं रुकेगा, सब भागेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास है। तो किस चीज़ की टेंशन होती है? जो चीज़ हमारे पास हो। किसकी टेंशन नहीं? जो हमारे पास नहीं। ये रेलिवेंट कॉस्टिंग का क्रंच पॉइंट है। अभी आपको ऐसे लगा कि इसने मजाक किया, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग। प्लीज प्लीज, आई एम सीरियस बेटा, प्लीज मुझे मजाक में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें, काइंडली थोड़ा सा मुझे पढ़ाने दीजिए। ये शरपसंद अनासी रंग जो कहते हैं सर मजाक शुरू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ रेलिवेंट कॉस्टिंग, जो हमारे पास नहीं हमें उसकी टेंशन नहीं। प्लीज प्लीज सीरियस हो जाओ, प्लीज प्लीज। जो चीज हमारे पास नहीं हमें उसकी टेंशन नहीं। सारी टेंशन इन स्टॉक आइटम्स की होती है। लिख लें प्लीज, सारी टेंशन, बोले जो चीज हमारे पास नहीं हमें उसकी टेंशन नहीं। और सारी टेंशन इन स्टॉक आइटम्स की होती है। प्लीज यार, रिक्वेस्ट है आपसे, सारी टेंशन किसकी होती है? इन स्टॉक आइटम्स की। इसलिए देखें, आउट ऑफ स्टॉक वाला फ्लो चार्ट 1 सेकंड में कंक्लूड हो गया। नहीं है चीज तो कहां जाऊंगा? मार्केट मुझसे क्या चार्ज करेगी? करंट परचेज प्राइस, जिसे अकाउंटिंग की दुनिया में। अब देखें दूसरी तरफ का फ्लो चार्ट एक्सपेंड होता जा रहा है। जैसे ही आंसर आया इन स्टॉक, अगला क्वेश्चन क्या है? रेगुलर यूज है या रेयर यूज है? अगर आंसर आया रेगुलर यूज है तो क्या लूंगा हमेशा? करंट परचेज प्राइस। लिखें रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब करंट परचेज प्राइस। दोबारा लिखने, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के साथ दोबारा लिखना करंट परचेज प्राइस, मार्केट परचेज प्राइस। आगे आ जाए। अब अगर रेयर यूज है तो अब क्या सोचूंगा डिसीजन लेने से पहले? ध्यान से सुनिएगा। क्या वो स्टॉक वाली आइटम आज जाकर स्क्रैप सेंटर या ऑक्शन सेंटर में सेल हो सकती है? लिखा है ना सेल। और दूसरा ऑप्शन, और इसके साथ लिखें कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर मटीरियल। कैन बी यूज एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ अदर मटीरियल। अब ध्यान से सुने, अगर रेयर यूज है और स्टॉक में पड़ा हुआ है और मुझे जरूरत है, तो किस कॉस्ट पर ये मैं अपने प्रोडक्ट में लगाऊंगा? उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि भाई ये जो तुम्हारे पास स्टॉक में है, क्या ये मार्केट में स्क्रैप हो सकता है? आंसर आया जी हो सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछोगे, क्या ये किसी और मटेरियल की जगह इस्तेमाल हो सकता है? आंसर आया नहीं हो सकता। तो अब मुझे बताओ, अगर मैं इस स्टॉक आइटम को उठाकर इस्तेमाल कर लूं तो बिजनेस को जो सेल प्रोसीड्स आ सकती थी वो आएंगी? क्यों नहीं आएंगी? वो तो मैंने इस्तेमाल कर लिया, कल परसों एक वर्ड लिख कर गया था, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कहा था कहां सिखाऊंगा? लिखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है।
क्या हेडिंग बनाई? लिखें, द बेनिफिट, एक्सक्यूज मी, फॉरगॉन, यही स्पेलिंग होते हैं ना, इन एक्सेप्टिंग, एक्सक्यूज मी, इन एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, किसी ऑप्शन के एक्सेप्ट करने की वजह से जो फायदा आप कंप्रोमाइज करते हैं उसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मुझे बताओ, क्या रियल लाइफ में आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करते हो? आप भी फेस करते हो। कैसे? कभी उसको फाइनेंशियल वैल्यू देना आसान होता है, कभी मुश्किल होता है। आज मंडे था, कल मैच का, कुछ बच्चों को गम ज्यादा लगा, आज वो कॉलेज नहीं आए। प्लीज 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 प्लीज, मजाक नहीं, मैंने पहले कहा मजाक नहीं। आज नींद पूरी कर रही हैं, किस चीज से कंप्रोमाइज कर रहे हैं? क्लास से। तो फिर उन्होंने भी बेनिफिट फॉरगॉन किया, किस वजह से? नींद पूरी करने की वजह से। नाराज ना होना। कुछ की अम्मा ने कहा, नहीं बेटा, आज का नाश्ता तो तू मेरे साथ ही करेगा मेरे चंदा, और नाश्ता बनाऊंगी मैं 11 बजे। ठीक है। अब फिर क्या हुआ? क्लास का बेनिफिट फॉरगॉन हो गया इन एक्सेप्टिंग मामास ऑप्शन। ठीक है, पापास ऑप्शन, फ्रेंड्स ऑप्शन। हमेशा नुकसान होगा कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से। इसलिए हर ऑप्शन को अवेल करने की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। अब सुनो, तुम क्लास पढ़ रहे हो, तुमने भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस की, नींद से कंप्रोमाइज किया, वो बेनिफिट तुम्हें नहीं मिला। अब हम सीए के टीचर्स का अजीब मामला है, जब हमारे किड्स की ऑफ होती है तो हमारा पीक होता है, और जब उनकी स्कूलिंग होती है तो हमारी ऑफ होती है। इसका मतलब ये दोनों ग्रुप्स, पेरेंट्स भी और किड्स भी, क्या फेस कर रही हैं? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या होता है? द बेनिफिट फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन। हर ऑप्शन की कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, लेकिन इसको कैलकुलेट करना बहुत टेक्निकल होता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है क्या? अपने लफ्जों में, एक फायदा आ सकता था, किसी डिसीजन की वजह से वो फायदा हमें नहीं मिला, इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसलिए इस टॉपिक में याद रखना, गौर से सुनना, बेनिफिट आ सकता था, नहीं आया, ये कॉस्ट बनेगी, ये लॉस बनेगा। अगली बात, कॉस्ट इनकर होनी थी, नहीं इनकर हुई, ये गेन बनेगा। ये क्या बनेगा? गेन बनेगा। मसलन ये अपना अली, चलो ये बहुत मजाक तबा लगाता है मेरा, इसको लो। अब्दुल्ला साहब छोटी ईद पे बैठे हुए थे, तुमने नहीं लगानी मुझ पे, हाँ तुम बहुत टाइम लेते हो। अली, ये अब्दुल्ला बैठा हुआ था, इसके चाचा आए, 5000 का नोट निकाला, इसको ईदी देने लगे। ये इस तरह कह रहा है, अस्सलाम वालेकुम। एकदम चाची की कॉल आई, नंबर लिखा हुआ था होम मिनिस्ट्री। चाचा ने नोट वापस लिया, फोन उठाया, उन्होंने कहा पहले घर आओ, पहले मेरे रिश्तेदारों को ईदी दो। चाचे ने नोट जेब में रखा, घर चला गया। सुनते जाएं। अब्दुल्ला ने रोना शुरू कर दिया, ऊंची आवाजों में रोए, इमोजी की शक्लें बनाए गए, रोए जाए। अम्मा आ गई, तो क्यों रो रहा है? अम्मा नुकसान हो गया। क्या हुआ? पैसे गुम हो गए? नहीं, चाचा ईदी दे रहा था, चाची की कॉल आई और ईदी नहीं दी। अब्दुल्ला ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस किया। क्या फेस की? क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? बेनिफिट फॉरगॉन इन एक्सेप्टिंग एक फायदा आ सकता हो, ना आए तो लॉस। एक गेन, सॉरी, एक कॉस्ट इनकर होनी थी, ना इनकर हो तो गेन। लिखे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में हमने याद रखना है, प्लीज यार, प्लीज पढ़ाने दो, रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज। इस चैप्टर में हमने याद रखना है
क्या याद रखना? कॉस्ट इनकर होनी थी, नहीं इनकर हुई, तो बताओ गेन या लॉस? बोलो गेन। शाबाश। आगे लिखो, बेनिफिट आना था, क्या लिखा? बेनिफिट आना था, नहीं आया, अब बताओ क्या होगा? लॉस। कॉस्ट इनकर होनी थी, नहीं इनकर हुई। भाई कॉस्ट इनकर होनी थी, नहीं इनकर हुई, गेन। रेवेन्यू आना था, नहीं आया, तो लॉस। अब सुनो, आपको कोई मटेरियल चाहिए, वो स्टॉक में है, उसका रेयर यूज है, आप उसे अपने प्रोडक्ट के लिए लेकर जा रहे हो, बिजनेस से पूछते हो कि भाई कहीं ये बिक तो नहीं सकता था? बिजनेस कहते हैं हाँ सेल हो सकता था। वो जो सेल हो सकता था, वो जिसकी रिकवरी वैल्यू आ सकती थी, तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से वो रिकवरी वैल्यू नहीं आई, तो बिजनेस ऐसी वैल्यू को क्या कहता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? इट्स नॉट अ रियल आउटफ्लो कॉस्ट। क्या जुमला बोला? नॉट अ रियल आउटफ्लो कॉस्ट। वजह? क्योंकि बेटा प्रैक्टिकली तो कैश तुम्हारे हाथ से गया ही नहीं, जो कैश तुम्हारी पॉकेट में आना था वो आया नहीं, और सर ने लिखवाया कोई बेनिफिट आना हो और ना आए तो लॉस, और इस लॉस का नाम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब पहले तो मैंने अदर यूज या सब्स्टिट्यूट यूज को कहा कि नहीं है। अब सुने, कोई रॉ मटेरियल है, मुझे अपना प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, मैंने पूछा भाई स्टॉक में है, आंसर आया यस है। भाई रेगुलर यूज है, रेयर यूज है? जनाब रेयर यूज है। अब अगला क्वेश्चन, क्या इसकी कोई स्क्रैप वैल्यू है? जी है। अच्छा, क्या ये किसी और मटेरियल की जगह एज अ सब्स्टिट्यूट यूज हो सकता है? जी हो सकता है। अच्छा, जहां ये यूज होगा वो मटेरियल कितने की कॉस्ट इनकर करवाता था? जनाब 5 रुपए की। अच्छा, इसका मतलब अगर तुम इसे एज अ सब्स्टिट्यूट यूज करोगे तो 5 रुपए इनकर नहीं करने पड़ेंगे। गुड, शाबाश। और तुम अगर इसे मार्केट में बेचकर आते हो तो 4 रुपए का बिकता है। बात को समझो, इस रॉ मटेरियल को मार्केट में सेल करूं तो 4 रुपए आने हैं, और अगर इसे किसी और की जगह इस्तेमाल करूं तो 5 रुपए नहीं जाने। बात को समझे, 5 रुपए नहीं जाने। 4 रुपए आ जाएं तो ये भी बेनिफिट, और जाने वाले 5 ना जाएं तो ये भी बेनिफिट, लेकिन दोनों बेनिफिट की पिक्चर डिफरेंट है। दोबारा सुनो बच्चों, दोबारा सुनो प्लीज, पूरे पेपर में यूज होने इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर ने। बाहर बेचने जाऊं तो 4 रुपए का बिक जाएगा, इन हाउस किसी और मटेरियल की जगह इसे इस्तेमाल कर दूं तो 5 नहीं जाएंगे। और अभी सर ने लिखवाया एक रकम ने जाना हो ना जाए तो गेन। भाई गेन, अब ये दोनों गेन है, दोनों की शक्लें मुख्तलिफ हैं। यहां क्या है? प्रैक्टिकली इनफ्लो आता हुआ नजर आएगा। यहां क्या है? आउटफ्लो जो होना था वो नहीं होगा। अब बताओ ज्यादा फायदा कहां है? जी 5 रुपए में। अब ये कैलकुलेटर दीजिएगा, इनके पास ये कैलकुलेटर है, मैं ये भाई इनसे कैलकुलेटर मांगते हैं, और इस कैलकुलेटर की इनके पास 3 ऑप्शन है। या तो ये अपने सीए में इस्तेमाल करते हैं, या इसको मार्केट में किराए पर दे दें, या इसको बेच दें। भाई कितने ऑप्शन है? एक, सीए लाइफ में इस्तेमाल करें, दूसरा किराए पर दे दें, तीसरा बेच दें। अब अगर हम इनसे ये कैलकुलेटर मांगे तो ये कौन सी कीमत लगाएंगे इस कैलकुलेटर की?
जो इन्हें सबसे ज्यादा मिल रही होगी ये कहेंगे ये दे दो, कैलकुलेटर ले जाओ। अगर सीए के यूज में फायदा ज्यादा हुआ तो ये कहेंगे ये कीमत दो। अगर किराए पर देने से फायदा है तो वो मांगेंगे। सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो वो मांगेंगे। हर इंसान अपने पास जो आइटम हो उसकी वो कीमत डिमांड करता है जो सारे ऑप्शंस में से सबसे ज्यादा हो। ये हमेशा याद रखना। हर रैशनल आदमी कौन सी कीमत डिमांड करता है? जो सबसे ज्यादा हो। अब सुनिएगा, मैं एक प्रोजेक्ट इंचार्ज, मैंने बनाना है एक प्रोडक्ट, उसमें इस रॉ मटेरियल की जरूरत है। रेलिवेंट कॉस्टिंग करते हुए जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही होगी उसको बाकी पूरे बिजनेस से डिटैच कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो। क्या कहा? जिस प्रोजेक्ट की बात हो रही होगी उस प्रोडक्ट या उस प्रोजेक्ट को बाकी सारे बिजनेस से डिटैच कर देंगे। मसलन हम सब नेस्ले के प्रोडक्ट्स हैं। हम सब किसके प्रोडक्ट हैं? नेस्ले के। या हम हर प्रोडक्ट के प्रोडक्ट इंचार्ज हैं। ये नेस्ले वाटर के हैं, ये नेस्ले योगर्ट के हैं, ये किसी जूस के हैं, ये किसी और आइटम के हैं। जब हम उस प्रोडक्ट की बात करेंगे तो वो प्रोडक्ट यहां आ जाएगा और बाकी सारा बिजनेस अलहदा हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें। जिस प्रोडक्ट या जिस प्रोजेक्ट की बात होगी उसको बिजनेस से क्या कर देंगे? डिटैच कर देंगे। अब वो अकेला है सॉरी, वो अकेला है और बाकी सारा बिजनेस एक अलहदा साइड पे। पहले ये पॉइंट लिखो फिर आगे जाऊंगा। इन रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन, बेटा प्लीज पढ़ाने दो, रिक्वेस्ट है आपसे। इन रेलिवेंट कॉस्टिंग डिसीजन the under considered product क्या लिखा है? The under considered product will always be considered in isolation and whole business will be considered separately। कैसे? अगर हम एज अ होल देखें तो हम एक क्लास है बेटा, भाई एक क्लास है। मैंने अली को रेलिवेंट कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्ट किया। अब अली इधर आ जाएगा और बाकी सारी क्लास सेपरेट हो जाएगी। अब अली के दो जुमले सुनिएगा। अली मीन कोई प्रोडक्ट, बल्कि ये डस्टर ले लें। डस्टर एक प्रोडक्ट है, ठीक है, डस्टर एक प्रोडक्ट है। अब डस्टर क्या कहेगा? जब तुमने मुझे बिजनेस से डिटैच कर दिया तो एक जुमला मेरा भी सुन लो। मेरी वजह से अगर कॉस्ट इनकर हुई तो मुझे चार्ज कर देना, और अगर मेरी वजह से बिजनेस को कोई सेविंग मिली तो उसका क्रेडिट भी मुझे देना। दोबारा सुनो, इस डस्टर प्रोडक्ट की वजह से अगर बिजनेस को कोई नुकसान हुआ तो कौन बर्दाश्त करेगा? डस्टर। और अगर इस डस्टर प्रोडक्ट की वजह से बिजनेस को कोई सेविंग हुई तो वो सेविंग का क्रेडिट भी किसे मिलेगा? इसी प्रोडक्ट डस्टर को। लिखें, इफ वी टेक एग्जांपल ऑफ a whiteboard duster, if we take an example of whiteboard duster, if we take an example of whiteboard duster, then in this chapter remember two rules। परेशानी होना भी, मैं प्रैक्टिकली ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन में करवाऊंगा, नॉट अ बिग इशू।
लेकिन जैसे समझा रहा हूं वैसे याद रखना। क्या लिखा? एंड इन दिस चैप्टर रिमेंबर 2 पॉइंट्स। रिमेंबर 2 पॉइंट्स। अब हमारे प्रोडक्ट का नाम क्या है? डस्टर। पहला पॉइंट, प्रोडक्ट डस्टर की वजह से अगर कोई नुकसान हुआ, रोमन में लिखे या उर्दू में लिखे, नॉट इन इंग्लिश, प्रोडक्ट डस्टर की वजह से बिजनेस को अगर कोई नुकसान हुआ, फिल करो, पहले फिल करो फिर लिखना। शाबाश। तो उसे चार्ज किया जाएगा। गुड। अगला जुमला, प्रोडक्ट डस्टर की वजह से अगर कोई सेविंग हुई, प्रोडक्ट डस्टर की वजह से अगर कोई सेविंग हुई, करो फिल, तो उसका क्रेडिट भी प्रोडक्ट डस्टर को दिया जाएगा। अब बात क्या हो रही थी जी? इनकी बात हो रही थी, इनके पास एक कैलकुलेटर है जिससे कई बेनिफिट मिल सकते हैं। तो बताएं, अगर मैं इनसे इनका कैलकुलेटर मांगू तो ये मुझसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? जो हाईएस्ट इनके पास अपॉर्चुनिटी है मैं वो कंपनसेट कर दूं। क्या है? जो इनके पास हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ बेनिफिट है वो मैं इन्हें दे दूं तो ये अपनी आइटम मुझे दे देंगे। अब जरा देखें, हम जिस रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, अगर वो स्टॉक में है, उसका रेयर यूज है और एक तरफ उसको 5 रुपए 4 रुपए में बेचा जा सकता है और एक तरफ उसकी वजह से 5 रुपए की बचत की जा सकती है, तो मेरे कॉन्सेप्ट पे रहना। हमने इस प्रोडक्ट को थोड़ी देर के लिए क्या कर दिया? सारे बिजनेस से डिटैच कर दिया और 2 जुमले याद किए। इस प्रोडक्ट के बनाने की वजह से अगर बिजनेस को कोई नुकसान हुआ तो नुकसान इसे चार्ज किया जाएगा। अब जरा बिजनेस पे आ जाओ। इस रॉ मटेरियल ने जिस प्रोडक्ट में इस्तेमाल होना है, उस रॉ मटेरियल के लिए बिजनेस के पास कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं? 2 या 4 रुपए ले ले मार्केट से या 5 की बचत कर ले। कितने ऑप्शन है बिजनेस के पास? 2। अब बिजनेस के हिसाब से सोचो, जब मैं बिजनेस से कहूंगा ये रॉ मटेरियल मुझे दे दो, तो इसके पास 2 ऑप्शन है बेनिफिट के। ये दोनों में से मुझसे क्या मांगेगा? विच एवर इज, नोट्स में देखो, विच एवर इज हायर। सुनते जाओ सुनते जाओ। अब ये कहेगा अंसारी मुझे 5 रुपए दे दो, मुझे 5 रुपए दे दो। मैंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। कहता नो प्रॉब्लम, जो फायदा मुझे आना था नहीं आया, मैं वो फायदा इस प्रोडक्ट को चार्ज कर देता हूं, इस प्रोडक्ट को चार्ज कर देता हूं। तो रूल क्या बना? जिस प्रोडक्ट की बात करेंगे बाकी सारा बिजनेस उससे अलहदा। एक, इसकी वजह से बिजनेस को कोई नुकसान हुआ तो बिजनेस इसे चार्ज कर देगा। आगे चल के अगर इसकी वजह से बिजनेस को कोई सेविंग हुई, अब ये नहीं छोड़ेगा। क्या कहेगा? किधर सेविंग लेकर जा रहे हो? सेविंग मेरी वजह से हुई है तो उसका क्रेडिट भी मुझे दो। अब इतने पैरा, ये जो फ्लो चार्ट है इसको ध्यान में रखो। मैं एक क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। अभी मैं सिर्फ उसमें से कितना पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूंगा? डायरेक्ट मटेरियल। कितना? डायरेक्ट मटेरियल।
प्लीज बातें नहीं, थोड़ा सा पढ़ाने दें, फिर मिलके बातें करेंगे प्लीज। 552 552 प्लीज, टाइम कम है प्लीज। 552 टॉप पे देखें क्या लिखा हुआ है प्लीज, टॉप पे देखें क्या लिखा हुआ है प्लीज। मिस्टर रामलाल हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा प्लीज, इतनी दफा प्लीज किया है यार, ऐसे ना करो ना आप। मिस्टर रामलाल हैज बीन आस्क्ड टू कोट अ प्राइस फॉर अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय कोट अ प्राइस? सेलिंग प्राइस। याद रखिएगा, कोई सप्लायर प्राइस कोट करे तो वो सेलिंग प्राइस कोट करता है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट को अंडरलाइन करें, इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल एफ के साथ है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्लीज प्लीज, he has already prepared his tender but has asked you to review it for him and wants to quote a, अंडरलाइन करें, मिनिमम प्राइस। अब बताओ मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट कितना होता है? याद देखिएगा, जीरो प्रॉफिट हो तो मिनिमम प्राइस होती है, क्योंकि इससे कम प्राइस पॉसिबल ही नहीं होती। देखिए, मिनिमम प्राइस में प्रॉफिट जीरो होता है। मिनिमम प्राइस में बोले, वो बोले तो सही यार, प्रॉफिट कितना होता है? अब सुने, इसने जो टेंडर बनाया उसमें मटेरियल ए कितना चाहिए? 2000 केजी। किस रेट पर, कितना बना? लेकिन ही इज नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप इसको रिव्यू करें। करोगे? अब जब रिव्यू करोगे तो दो चीजें होंगी, एक उसकी मिस्टेक पकड़ोगे और फिर उसको रेक्टिफाई भी करोगे। हेलो, क्या करोगे? मिस्टेक आइडेंटिफाई करोगे और फिर उसको रेक्टिफाई भी करोगे। अब आ जाओ अदर इंफॉर्मेशन। मटेरियल ए, 1000 kgs of this material is in stock at a cost of ₹5 per kg। पहले तो ये बताओ, ये 5 पर kg क्या है? शाबाश, हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बच्ची ने सही आंसर दिया। क्यों? स्टॉक में है। जो चीज स्टॉक में है वो पास्ट में खरीदी, और पास्ट में जो कीमत दी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट। ध्यान से सुनना बेटा प्लीज। स्टॉक में कितना है, ऊपर जाके देखें चाहिए कितना। स्टॉक में कितना नहीं है भाई, कितना नहीं है? 1000 नहीं है। मेरे साथ रहना, आपको टोटल कितना चाहिए? अभी कॉपी ना करना बच्चों प्लीज, समझ आ जाए फिर जितने मर्जी क्वेश्चन करते रहे, नो इशू। उसी फ्लो चार्ट पे जा रहा हूं। नॉट इन स्टॉक कितना? 1000। इन स्टॉक कितना? 1000। ये दोनों बराबर होते हैं ना हमेशा, ये तो इसकी वजह से बराबर हुए हैं बेटा। अब चलो, जो स्टॉक में नहीं है क्या चाहिए? रिप्लेसमेंट कॉस्ट ना बोला करें, क्योंकि ना आप इससे कंफ्यूज जाएंगे। आप ये लिखें, बोले ये लिखें वो करंट परचेज प्राइस। सुनते जाइएगा प्लीज। मिस्टर रामलाल हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज फॉर हिज मटीरियल। इस वाले केस में होगा, क्योंकि इसके लिए तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। यूज वो चीज करेंगे जो हमारे पास है, और ये तो हमारे पास है ही नहीं। अब नॉट इन स्टॉक का मतलब, मार्केट जाऊंगा, इन स्टॉक में पूछूंगा क्या रेगुलर यूज है या रेयर यूज है। रेयर यूज में फिर दो चीजें पूछूंगा, सेल हो सकता है या नहीं। कितने का सेल हो सकता है? ₹, सेलिंग प्राइस ₹2 पर kg। आगे सुने। However, if he sold any, he would have to pay a fixed sum of 300 to cover
डिलीवरी कॉस्ट। ऊपर देखें, मिस्टर रामलाल हैज नो ऑल्टरनेटिव यूज, इसको अंडरलाइन करें। रेयर यूज का मतलब नो ऑल्टरनेटिव यूज। अब कोई सब्स्टिट्यूट ऑप्शन है? नहीं है, ये नहीं है। अब मुझे बताएं, कहीं क्वेश्चन में लिखा हुआ रेगुलर यूज है, कहीं लिखा हुआ है कंटिन्यूअस यूज है? कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। अब ये बोर्ड क्या कह रहा है, इन दोनों में से हायर, और ये तो बताया ही नहीं कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज हो सकता। अब बताएं, अगर 1000 kg मैं अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए ले जाऊं तो बिजनेस को कितना नुकसान होगा? 1000 ज़रब 2 भाई, 1000 ज़रब 2 2000, लेकिन ये 2000 लेने के लिए कितने देने थे? नेट नुकसान जी 1700। अब ध्यान से सुनिएगा सॉरी, 1700 रुपए आ सकते थे, आएंगे? नहीं आएंगे। किसकी वजह से नहीं आएंगे? इस प्रोडक्ट की वजह से। तो बेनिफिट आ सकता था, नहीं आया, तो जिसकी वजह से नहीं आया ये नुकसान भी वो ही बर्दाश्त करेगा। तो इन 1000 की कॉस्ट शीट में कितनी आनी चाहिए? 1700। अच्छा, ये स्टॉक में नहीं है, कहां जाऊं? जरा देखें मार्केट कितना मांग रही है भाई, कितना मांग रही है? 10 पर kg कर दे मल्टीप्लाई, 1000 ज़रब 10 कितना बना? टोटल कितने चाहिए? इनमें से कुछ की कॉस्ट 10,000, कुछ की कॉस्ट 1700, टोटल करें 11,700। ये पॉइंट था। अब दोबारा क्वेश्चन पढ़ें, फ्लो चार्ट सामने रखें, सॉल्यूशन सामने रखें, फिर मुझे बताएं। 2 मिनट दे रहा हूं, पहले सोचें। फ्लो चार्ट सामने रखें। अभी आ रहा हूं, फिर जवाब दे दो। और इसे कहते हैं संक कॉस्ट। क्या कहते हैं? संक कॉस्ट का मतलब डूबी हुई कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? लिखें, संक कॉस्ट क्या होती है? SUNK, संक कॉस्ट। यार हम केचप भी नहीं खाते, फिर हमारा गला खराब हो जाता है। आप माशाल्लाह दिन रात ठंडी बॉटल्स पीते हैं। डांटता नहीं हूं अब्दुल्ला, तुझे नहीं पता तेरी वजह से मेरे पे कितना प्रेशर है, तू समझ ही नहीं सकता इस बात को। देखिए, इसके बारे में डिसीजन करने नहीं, अब्दुल्ला अपना पुराना स्टूडेंट है, वो समझता है कि स्टूडेंट्स को मनाना भी जरूरी है टीचर के लिए। सुने भाई, संक कॉस्ट क्या होती है? प्लीज प्लीज, अब वो खामोश बैठा तो तुम शुरू हो जाओ। संक कॉस्ट, एवरी कॉस्ट incurred in past, every cost incurred in past is a sunk cost. Every cost incurred in past is a sunk cost. बता रहा हूं बेटा, every cost incurred in past is a sunk cost, which has an alternative name of historical cost. Which has an alternative name of historical cost. अब रोमन या उर्दू में लिखे डूबी हुई कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट? डूबी हुई कॉस्ट। अब सुनिएगा, जब ये खरीदा तो कितने पैसों में खरीदा? फ्यूचर में खरीदा, माजी में खरीदा? कैन
पास्ट कैन बी रिकवर्ड, पास्ट कभी रिकवर हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं ये हमारी हिस्ट्री बन गई, ये डूब गई कॉस्ट। इसलिए कभी भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेरे डिसीजन में रोल प्ले नहीं करेगी। मैं इसको आपकी लाइफ पे समझाता हूं। नेक्स्ट अटेम्प्ट की फी चली गई है, जो एग्जाम फी देते हैं, कब जाएगी? डेट बताएंगे जरा, लास्ट डेट 7 जुलाई। अब सुनिएगा, ये भाई 9 जुलाई को खड़े होकर सोच रहे हैं कि कॉस्ट का पेपर दूं या ना दूं। कब? डेट बताएं। 9 जुलाई। 9 जुलाई से पहले आई कैप की फी दे चुके? सोचे ना, इसलिए तो रियल लाइफ में लेके गया हूं। 9 जुलाई को अगर ये खड़े होकर सोच रहे हैं तो 7 जुलाई तक ये आई कैप की फी दे चुके हैं। अब मुझे बताएं, अगर ये सोच रहे हैं कि कॉस्ट का पेपर दूं या ना दूं, तो वो फी जो ये दे चुके हैं इनके डिसीजन में रोल प्ले करेगी? सोच के थैंक यू। क्योंकि हिस्टोरिकल कॉस्ट बन गई, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कैन नॉट बी रिकवर्ड, वो वापिस आ नहीं सकती। इसलिए जो भी डिसीजन ले रहे होंगे तो कभी माजी की इनकर हुई भी कॉस्ट इनके लिए कोई रोल प्ले नहीं करेगी। अब ये 2000 केजी कब खरीदे? माजी में, पास्ट में? भाई पास्ट में 2000 खरीदे? एक मिनट, शाबाश, 1000 तो है ही नहीं, इसका मतलब ये खरीदे थे। अब देखें, पूरे मेरे डिसीजन में वो हिस्टोरिकल कॉस्ट कहीं नजर आ रही है? क्यों नहीं नजर आ रही? वो हिस्ट्री है, और हिस्ट्री कभी मेरे डिसीजन पर रोल प्ले नहीं करेगी, नेवर एवर। आज खड़े होकर मेरे पास कितने ऑप्शन हैं? एक ही ऑप्शन है। क्या? मार्केट में जाऊं और 2 रुपए का बेच दूं। जैसे अक्सर हमारे पास कोई पुरानी कार होती है 70s में, दादा साहब के जमाने की। अब दादा जानी क्या कह रहे हैं, मैंने उस वक्त 1 लाख की खरीदी थी, और आप कह रहे हो दादा जानी आज तो स्क्रैप वाले इसके 500 रुपए भी नहीं दे रहे हैं। अब बताओ, डिसीजन जो दादा ने कीमत पे की उसकी हिसाब से लूं, या जो आज रियलिटी है उसके हिसाब से लूं? जो आज रियलिटी है। तो याद रखना, पास्ट की कॉस्ट कभी कंसिडर नहीं होती। हाँ, इस तरह कह सकते हैं, पास्ट में जो 5 रुपए इनकर किए थे, आज वो मुझे कितना दिलवा सकते हैं? 2 रुपए, ये कह सकते हो जी। वो 10 भी तो मिल रहा है। कौन सा? 2000 के दिन आए जी। इसमें 1000 तो वो पुरानी। हाँ, ये पुरानी की बात करूँ ना, नए का तो मसला ही कोई नहीं बेटा। सेल करें तो 2 मिलेंगे जी। अगर इसे मैन्युफैक्चर में यूज करें तो 10 मिलेंगे। 10 का मिलेंगे? 5 का हमें आया था, तो 10 का हम लेयरिंग से जो 1000 में लिए। नहीं, ये तो आज खरीदने जा रहा हूँ, आज खरीदने जा रहा हूँ। आज खरीदूंगा तो कितने का मिलेगा? 10 रुपए का। ये स्टॉक में नहीं है। मैं और आप मार्केट चले गए, हमने कहा बेटा प्लीज 1000 केजी दे दो। वो हमसे कितने पैसे मांगेगा? 10 रुपए के हिसाब से। तो मैं उसे कितने देकर आऊंगा? ये आएंगे नहीं, ये मुझे देने हैं, ये कॉस्ट है। एक मिनट बेटा, एक को क्लियर होने दे। ये ना समझे ये पैसे आने हैं, ये पैसे जाने हैं। कितने जाने हैं? 10,000। ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली आउटफ्लो हो जाएगा। अब ये जो 1000 में बिजनेस के यानी आपके लेने लगा, तो आप बताएं ये मार्केट में कितने का बेच के आ सकते थे? 2 रुपए का। अगर ये 1000 केजी आप मुझे दे देंगे तो ये 2000 आपकी पॉकेट में आएंगे? सोच के टेक योर टाइम। ये 1000 केजी आपकी पॉकेट में है। मैंने कहा यार ये केजी मुझे दे दो, आपने ये केजी मुझे दे दी है। अब बताओ ये 2000 रुपए आपकी पॉकेट में आएंगे बाहर बेचने से? नहीं, यही तो सुने ना, दोबारा सुने। एक दिन लगेगा लेकिन रेलिवेंट कॉस्टिंग बैठ जाएगी दिमाग में। इसलिए एक का क्वेश्चन हो ना, पहले उसे कंक्लूड होने दीजिएगा, क्योंकि सारों के एक कॉमन क्वेश्चंस ही होंगे। पहली बात तो ये समझ लें कि मैं भी इन हाउस हूं, आप भी इन हाउस है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने मुझे बिजनेस से क्या कर दिया? डिटैच कर दिया, ताकि सही कॉस्ट डिटरमिन हो सके, सही कॉस्ट डिटरमिन हो सके। तो आप भी बिजनेस के प्रोजेक्ट्स, मैं भी बिजनेस का प्रोजेक्ट, लेकिन कॉस्ट डिटर्मिनेशन के लिए मेरे और आपके दरमियान एक हर्डल आ गया, एक बैरियर आ गया। ठीक है, अब आप बिजनेस है, मैं आपको प्रोजेक्ट नहीं कहूंगा, आप सब मिलके क्या है? बिजनेस। मैं उसी बिजनेस का एक सेगमेंट हूं।
सब सुनते रहिएगा, सबके कॉमन प्रॉब्लम है, क्योंकि शुरू का पहला दिन हो तो सबकी प्रॉब्लम सेम होती है। मैं बिजनेस का एक सेगमेंट हूँ, थोड़ी देर के लिए पूरा बिजनेस अलहदा और मैं अलहदा। मुझे बनाना है ये प्रोडक्ट, इसमें कितने केजी चाहिए? 2000, ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा बिजनेस 2000 केजी चाहिए, बिजनेस ने कहा 1000 स्टॉक में नहीं है। मैंने बिजनेस को कहा लाओ पैसे दो। बिजनेस मुझे कितने पैसे दे के मैं बाजार से खरीद लाऊं? 10 रुपए। भाई 10 रुपए कितने? 10,000। अब बिजनेस कहेगा मिस्टर अंसारी तुम्हारे प्रोजेक्ट के लिए 10,000 देने पड़ेंगे, ये 10,000 हम तुम्हें चार्ज करेंगे। यहां तक सबको ओके है? इस पे कोई पॉइंट है तो पहले पूछें। अब मैं इधर आने लगा, मैंने कहा यार वो 1000 केजी भी दे दो, इनकी पॉकेट में वो 1000 केजी है, उनकी आप लोगों की पॉकेट में कितना केजी है? आप कौन? गुड, आप कौन? बिजनेस। मैं कौन? प्रोजेक्ट सेगमेंट। आप कौन? मैं कौन? सेगमेंट। कॉस्ट किसकी डिटरमिन कर रहे हैं? सेगमेंट की। बिजनेस ने ये पैसे किसके लिए देने हैं? ये सेगमेंट के लिए, तो चार्ज भी किसे होंगे? सेगमेंट को। ठीक, अब यहां पे आ जाए, अब आपको समझ आ जाएगी। ये स्टॉक किसके पास है? जितना पूछो उतना जवाब देना। किसके पास है? इसका कौन सा यूज है? रेयर यूज है। अब बिजनेस का कोई रिप्रेजेंटेटिव, यही भाई बैग में 1000 केजी डाल के कहां जा रहे थे? मार्केट जा रहे थे। क्या करने? सेल करने। किस हिसाब से? 2 रुपए के हिसाब से। कितने पैसे आते? 2000। और वो जो पिकअप करवानी थी उसका कितना किराया जाता? 300। नेट पॉकेट में कितने आते? कितने आते? 1700। कब आते? अगर ये मार्केट में सेल हो जाए। अब ये गेट पर पहुंचे, मैं इन्हें नजर आया, हाँ भैया अंसारी किधर जा रहे हो? मैंने कहा यार नया प्रोजेक्ट शुरू करना है, 1000 केजी मार्केट से खरीदने जा रहा हूं। इन्होंने पूछा चाहिए कितने? मैंने कहा 2000। मार्केट से कितना खरीदने जा रहा हूं? 1000। अब इनके हाथ में जब मैंने ये 1000 केजी देखे तो मैंने कहा बिजनेस ये 1000 केजी मुझे दे दो। अब बिजनेस क्या कहेगा? तुम्हें कैसे दे दूं? इसके तो मुझे कितने मिलने हैं? 1700 मिलने हैं। मैंने कहा चलो जो 1700 मिलने हैं वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, वो 1700 तुम मुझे चार्ज कर दो। अब बताओ ये 10,000 कौन इनकर करेगा? बिजनेस। किसके लिए? सेगमेंट के लिए। ये 1700 भी बिजनेस सेगमेंट के लिए कंप्रोमाइज करेगा, तो सेगमेंट को कितना चार्ज होना चाहिए? फर्क ये देखना है, ये कोई और शक्ल है और ये कोई और शक्ल है। ये कौन सी शक्ल है? प्रैक्टिकली कैश के आउटफ्लो की। और ये कौन सी शक्ल है? बेनिफिट आना था नहीं आया, तो जिसकी वजह से नहीं आया चार्ज भी उसे ही होगा। क्लियर है? अब पूछें जिसने जो पूछना। 1 मिनट, उसने पहले रेस किया था जी। हम दूसरी साइड पे देख रहे कि 10 रुपए जाने थे वो नहीं गए, तो वो बेनिफिट आया। कहां जाने थे? ये जो 1000 हमारे पास पहले पड़ा है, ये जो 1000 हमारे पास पहले स्टॉक में पड़ा है, ठीक है अभी खरीदना होता तो हमारी जेब से 10 रुपए जाते जी। वो नहीं गए तो बेनिफिट हो जाए। जी, इस वक्त मेरे पास अपॉर्चुनिटी क्या है? 2 रुपए के बेचने की। याद रखें जिस वक्त मैं खड़े होकर डिसीजन लूंगा उस वक्त जो अपॉर्चुनिटी होगी मेरा डिसीजन भी उसी पर बेस करेगा। लिख लीजिए जाए, जिस वक्त हम डिसीजन ले रहे हैं सिनेरियो उस वक्त का देखना है। जिस वक्त हम डिसीजन ले रहे हैं सिनेरियो उस वक्त का देखना है। और आप जो वर्ड बोल रहे हैं उसे भी जरा करेक्ट कर लीजिएगा। आपने ये कहा कि सर 10 रुपए की अपॉर्चुनिटी है, ये वर्ड नहीं बोलना, क्योंकि 10 रुपए की अपॉर्चुनिटी का मतलब 10 रुपए का बिक सकता है।
जबकि अगर मैं बाहर खरीदने जाऊं तो 10 का बिकेगा नहीं, 10 का मुझे मिलेगा। अब एक रैशनल आदमी इस चीज को बाजार से नहीं खरीदेगा, पहले जो अपने पास पड़ी हुई है उसे इस्तेमाल करेगा, और उसे इस्तेमाल करते हुए कितना नुकसान होगा, 1700, तो ये 1700 किसे चार्ज हो जाएगा, मेरे सेगमेंट को। जी भाई, सब्स्टिट्यूट आगे आ जाएगा। नहीं, सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट का मतलब है कि ये एक मटेरियल ए था और किसी पी की जगह इस्तेमाल हो सकता है। किसकी जगह? और देखें अभी क्वेश्चन में ऐसी कोई बात नहीं आई, मटेरियल बी या सी के लिए आ जाएगी। तो ये सब्स्टिट्यूट वाला पॉइंट थोड़ा सा पेंडिंग रख लें, जब आएगा तो दोनों को कंपेयर भी करूंगा। नहीं, ये ए मुझे चाहिए और स्टॉक में पड़ा हुआ है, और किसी प्रोडक्ट सी के लिए ये पी चाहिए था, ठीक है, ये पी चाहिए था। अब पी की जगह वो कहता है कि मुझे क्या दे दो, ए दे दो। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट के तौर पे यूज होना। एक रॉ मटेरियल किसी दूसरे रॉ मटेरियल की जगह इस्तेमाल हो, उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट के लिए इस्तेमाल होना। इस ए को मेरे प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इंग्रेडिएंट। अब जरा बी देखें, सॉल्यूशन बाद में देखते हैं, बी देखें जरा जी। अभी आ जाएगा, रेगुलर है नहीं इसमें, वो तो हो सकता है ना, मटेरियल एक किसी प्रोडक्ट नहीं हो सकता है तो सुने भाई, ये भी समझ लें, रेयर यूज और रेगुलर यूज का मतलब क्या है। रेगुलर यूज का मतलब है ए इतना कॉमन रॉ मटेरियल है, इन्हें भी चाहिए, इन्हें भी, इन्हें भी, इन्हें भी, इन्हें भी, सबको चाहिए, इसे कहते हैं रेगुलर यूज। हर एक की जरूरत होना, फिर ए रेगुलर यूज में होता। और बी में देखिएगा वर्ड लिखा हुआ आएगा कि ये रेगुलर यूज में है। 2 मिनट अपना क्वेश्चन पेंडिंग कर लें, कंफ्यूजन दूर हो जाती है। जरा बी पर आए, ऊपर कितने केजी चाहिए, किस रेट पर। अब जरा नीचे आ जाए, कहता है मटेरियल बी कहां है, स्टॉक में है, कितना, कितना, सारा भाई, सारा 1000 केजी। कितने में खरीदा था, 18 में। ये 18 क्या है, पास्ट में खरीदा था 18 रुपए का, ठीक है। आगे आओ, आज खरीदने जाऊं तो 15 रुपए का मिलेगा। अब नीचे पढ़ो, मटीरियल इज, इसको अंडरलाइन कर लो। अब बताओ इसका दूसरा नाम, रेगुलर यूज। अब जरा बी के लिए देखना सिनेरियो, कितना चाहिए भाई, कितना चाहिए, 1000। स्टॉक में कितना है, स्टॉक में भी 1000 है। अब मुझे बताओ नॉट इन स्टॉक में कितना लिखो भाई, नॉट इन स्टॉक में, नॉट इन स्टॉक नील चाहिए कितना। अब बताओ स्टॉक में कितना है, इन स्टॉक 1000 केजी। बेटा प्लीज बातें नहीं, क्या क्वेश्चन पूछूंगा अगला, रेगुलर यूज या रेयर यूज, बताओ क्या है, ये है, आपको क्लियर हो रहा है, ये आ गया। अब बताओ इसका रूल क्या है, फ्लो चार्ट में जाके देखो, करंट परचेज प्राइस, उसका रेट 15। अब बताओ कॉस्ट कितनी बनेगी, 1000 जरा 15 इक्वल टू 15,000। एक दो क्वेश्चन करके आपकी भी ग्रिप बन जाएगी इंशाल्लाह। अभी कॉपी ना करें, अभी कॉपी ना करें। अब जरा कॉपी इसलिए नहीं करवा रहा हूं कि ये सारी चीजें स्क्रीन पे जरा रहने दें, ताकि हर ऑप्शन का फर्क हमें नजर आना शुरू हो जाए और फ्लो चार्ट से हमारा कॉन्सेप्ट इससे मैच होना शुरू हो जाए। सी देखिए प्लीज, ऊपर देखें कितना चाहिए, किस रेट पर इसने लिखा। अब नीचे पढ़ते हैं, द टोटल अमाउंट इन स्टॉक ऑफ 5000 kgs was bought for। अब बताओ स्टॉक में कितना है, मुझे चाहिए कितना,
ये कितने का खरीदा था, कब खरीदा था, कुछ टाइम पहले, फॉर अनदर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डेट नेवर, वन ऑफ को अंडरलाइन करें, रेयर कॉन्ट्रैक्ट, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब रेयर कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, चाहिए कितना और स्टॉक में कितना है जी, स्टॉक में भी 500 है। रामलाल इज कंसिडरिंग सेलिंग इट फॉर 6000, कहता है कितने का बेचना चाह रहा है, और यूजिंग इट एज अ, अब यह वाला पॉइंट बचे, और यूजिंग इट एज अ, कहता है सी को किसी और की जगह इस्तेमाल कर लेगा, कॉन्स्टेंटली यूज्ड इन, और सी जिसकी जगह इस्तेमाल होगा वो रेगुलर यूज में है, यानी उसकी जरूरत पड़ती रहती है, सी उसकी जगह इस्तेमाल हो जाएगा। अब मुझे बताएं स्टॉक में कितना, मुझे कितना चाहिए 500, नॉट इन स्टॉक भाई, नॉट इन स्टॉक नील, इन स्टॉक जी, वो बोले तो सही 500। सेलिंग प्राइस कितने की बिक सकता है भाई, कितने का बिक सकता है 6000 इन टोटल, यानी पर केजी नहीं, टोटल कितने आ सकते हैं 6000, या एज अ सब्स्टिट्यूट यूज कर लो फॉर अनदर मटेरियल, जिसकी जगह यूज करना है, अगर ये उसकी जगह यूज ना हो तो वो मार्केट से कितने का मिलता है, लिखा है इफ यूज इन दिस लेटर मैनर इट वुड सेव 8000 ऑफ द, यानी अगर अदर मटेरियल आया तो वो कितने का आएगा 8000 का, और अगर मैं इसको उसकी जगह इस्तेमाल कर लूं तो ये 8000 जाएंगे नहीं। अब समझे, बिजनेस के पास दो ऑप्शन, पॉकेट में कितने आ सकते हैं, जो पॉकेट से जाने हैं वो कितने रुक सकते हैं। अब मुझे बताओ, हर रैशनल आदमी अगर दो अपॉर्चुनिटी हो तो उनमें से कौन सी अवेल करना चाहता है, हायर की। इसका मतलब ये डेफिनेटली इधर जाता, आपने उससे मटेरियल मांग लिया कि मुझे दे दो, जैसे मैंने इनके कैलकुलेटर की एग्जांपल दी, तो बताओ ये मुझसे क्या मांगेंगे, लोएस्ट या हाईएस्ट। फायदा हो तो हर कोई कहता है मुझे हाईएस्ट कंपनसेट कर दो, आइटम ले जाओ, इसलिए रूल क्या है, विच एवर इज हायर, कितना लो 8000। आगे तो नहीं कोई लाइन है, करंट परचेज प्राइस उसका मुझसे ताल्लुक नहीं, क्योंकि मैं मार्केट जा ही नहीं रहा हूं, वो तो मैं इधर जाता तो फिर यूज होता। क्लियर है भाई, ये सी है। अब ए देखें क्या स्टोरी है, बी की क्या स्टोरी है, सी की क्या स्टोरी है, लास्ट अब मैं डी करूंगा, फिर आप कॉपी करेंगे। अब डी पढ़े क्या है, ध्यान से पढ़िएगा जी प्यारे भाई। नहीं नहीं, रेगुलर यूज का मतलब ये है कि ये मटेरियल सी हर जगह इस्तेमाल हो सकता है, हर सेगमेंट में, आपको भी इसकी जरूरत है, मुझे भी, इन्हें भी, इन्हें भी। अब देखें क्वेश्चन में कहीं ये वर्ड लिखा रेगुलर यूज, ये वाला इन स्टॉक में, नहीं लिखा, तो रेगुलर के लिए बताएगा, जब नहीं बताएगा तो क्या अज्यूम करूंगा, रेयर यूज लिख लें। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल अज्यूम रेयर यूज, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट जी, कौन, वो तो अदर रॉ मटेरियल है प्यारे भाई, पढ़े जरा इंग्लिश, और यूजिंग इट एज अ substitute for another raw material constantly used in
तो ये कॉन्स्टेंटली जो है वो अदर रॉ मटेरियल के लिए, हमारे लिए नहीं है। जिसकी जगह इसने इस्तेमाल होना है वो कांस्टेंट यूज में है। जी नहीं, रेगुलर देखते हुए हम अपने मटेरियल को देखेंगे कि ये रेगुलर यूज होता है या नहीं होता। क्या देखेंगे? अपना मटेरियल मसलन देखें जरा, बी में आ जाए, क्या लिखा हुआ है भाई? क्या लिखा हुआ है? पढ़ें क्या लिखा हुआ है भाई? द मटीरियल इज कॉन्स्टेंटली यूज्ड। किसके साथ कांस्टेंट का वर्ड यूज किया? मटेरियल के साथ। किसके साथ यूज नहीं किया? सेगमेंट के साथ। तो सेगमेंट का रेगुलर से कोई ताल्लुक नहीं है, मटेरियल का ताल्लुक है यूज होता है या नहीं होता। अब डी पढ़िए। दो बातें हमने की थी, हमारी वजह से नुकसान हुआ तो हमें चार्ज होगा, और हमारी वजह से अगर कोई सेविंग हुई तो उसका क्रेडिट भी हमें मिलेगा। जरा करने की कोशिश करें। एक बार जहन में रखिएगा, स्टॉक में अगर 100 है और हमें 50 चाहिए, तो बाकी 50 हमारे हैं या बिजनेस के? उनको हम नहीं सोचेंगे, उन 50 को हम नहीं सोचेंगे। हमारा फोकस किस पे है? 50 पर। अब बीइंग अ पाकिस्तानी हमारी आदत है, जो हमारे पास है हम उसे नहीं सोचते, जो दूसरों के पास है हम उसे सोचते हैं, तो उसे हमने नहीं सोचा। प्लीज 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 प्लीज, नॉट इन स्टॉक। और भाई इन स्टॉक कहां है? स्टॉक में है। प्लीज यार, वो देखें 100 हाइड हो गया, जो हमारी जरूरत है वो स्क्रीन पर आ गई। अब आगे सुनिए। इट इज डेंजरस, कोई केमिकल है, एंड इफ नॉट यूज्ड इन दिस कॉन्ट्रैक्ट, अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल ना हुआ। पहले तो ये बताएं, रेगुलर यूज है या रेयर यूज है? कैसे पता चला? साइलेंट है तो रेगुलर नहीं है। कौन सा यूज है? रेयर यूज है। अब रेयर यूज में दो चीजें चाहिए, या सेलिंग प्राइस होगी और सब्स्टिट्यूट दोनों होंगे, या कोई एक होगा। अब देखें, कोई सब्स्टिट्यूट यूज है? शाबाश, छोड़ दीजिए। अब ध्यान से सुने प्लीज। अली का खुद का जैकेट्स बनाने का बिजनेस है। प्लीज प्लीज ये जरा सेंसर कीजिएगा यार। अब ये केमिकल बारूद से जैकेट्स बनाता है। अब बारूद एक केमिकल है, अब डेंजरस है। ऑर्डर कैंसिल हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। गौर से सुनिएगा। इसने कुछ लोगों को बुलाया कि यार ये खरीद लो। उन्होंने कहा भाई हालात बड़े टाइट है, आप नहीं खरीद सकते। इसने किसी लोडर को बुलाया कि इसके उठाकर कहीं जंगल में फेंका हो। प्लीज यार, अब मुझे बताएं, ऐसे काम के लिए वो पार्टी से पैसे लेगी? कितने ले रही है? 50 पर। भाई 50 पर कितना है स्टॉक में? अगर मेरा प्रोजेक्ट ना होता तो ये 50 लीटर कोई जाकर डिस्पोज ऑफ करता, और हर लीटर के बदले हमें देता या हमसे लेता? हमसे लेता। कितने? ये मेरी कॉस्ट होती, ये मेरी कॉस्ट होती। इस प्रोजेक्ट ने कहा ये 50 लीटर मुझे दे दो, हमने उसको दे दिया और कहा फ्री में ले जाओ, फ्री में। कहता नहीं, इधर जब तुम्हें फायदा था और तुमने आइटम मुझे दी, तो उस फायदे का ना आना मुझे चार्ज किया। आज अगर मैं ना होता तो तुम्हें इतनी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती। मेरी वजह से ये कॉस्ट इनकर नहीं हुई, तो अगर मेरी वजह से कॉस्ट इनकर नहीं हुई तो मेरी वजह से बिजनेस को फायदा हुआ, और ये फायदे का क्रेडिट भी मुझे मिलेगा। और ये कॉस्ट नहीं बल्कि कॉस्ट की
सेविंग बन जाएगी। किसके लिए? सेगमेंट के लिए, प्रोडक्ट के लिए। तो रूल क्या है? मेरी वजह से नुकसान हो तो सेगमेंट को चार्ज होगा, और उसी सेगमेंट की वजह से कोई फायदा हो तो उसका क्रेडिट भी सेगमेंट को मिलेगा। इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ ले। इस सब्जेक्ट के लिए अपने आप को रियल लाइफ में लेकर आए, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे। ये बुकिश अप्रोच का सब्जेक्ट नहीं है बेटा। ओ भाई बच्चों सुन लो, सवाल सुन ले यार। तुम उधर बैग किसने कहा पैक करो? इधर आओ, बैग खोलो। साल इधर आ जाए आप, जरा बैग भी खोलें। इसको रिप्लेस ही करवा देना सवाद के साथ गिलगित को। इस पे कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लें। अब घर जाके क्या करना? ए रिवाइज करना, फिर बी, फिर सी और फिर डी। कल जिंदगी रही तो इंशाल्लाह यहीं से आगे चलेंगे।